नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में वर्षा, आंधी और आकाशीय बिजली से हुई जनहानि, पशु हानि, आर्थिक नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीर संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने स्पष्ट आदेश दिया कि प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का आकलन 24 घंटे के भीतर पूरा किया जाए और पात्र परिवारों को शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि राहत और पुनर्वास कार्यों में किसी भी तरह की देरी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल फील्ड में उतरने का भी निर्देश दिया ताकि प्रभावित परिवारों को समय पर सहायता मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी लगातार प्रभावित लोगों से संपर्क बनाए रखें और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करें। सरकार ने राहत कार्यों को तेज करने के लिए पूरी प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय कर दिया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बसपा प्रमुख मायावती के निर्देश पर ओबीसी समाज के सामाजिक भाईचारा संगठन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न जिलों के संयोजक शामिल हुए। आपको बता दें, नेताओं ने बताया कि बहन जी द्वारा पहले दिए गए संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा की गई है और आगे की रणनीति तय की गई। बैठक में निर्देश दिया गया कि कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर चौपाल बैठकें आयोजित करें और जनता के बीच मजबूत सामाजिक गठबंधन तैयार करें। संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान को तेज करने पर भी जोर दिया गया। इस खबर पे देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, कल बसपा कार्यालय पर 2027 के चुनाव को लेकर तमाम पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, आप भी बैठक में शामिल रहे, क्या कुछ निर्देश दिए गए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के निर्देश पर कल ओबीसी समाज के सामाजिक भाईचारा संगठन की कमेटियों को बुलाया गया था, जो हमारे सभी जिले के संयोजक लोग मौजूद थे और उनको जो माननीय बहन जी ने पहले काम दिया था संगठन का, उस काम की समीक्षा की गई है और आगे गांव-गांव जाकर के चौपाल बैठक करके एक जनता का गठबंधन तैयार करने का निर्देश दिया गया माननीय बहन जी के द्वारा। तो वो लोग जाकर के गाँव में चौपाल बैठक करेंगे और जनता का एक गठबंधन तैयार करेंगे, जिसके बल पर हम लोगों ने साथ में अपनी सरकार पूर्ण बहुमत बनाई थी और फिर उसी जनता के गठबंधन के सहारे 27 में सरकार बनाने का काम किया जाएगा। इंडिया गठबंधन एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रहा है। दिल्ली में बैठक की गई, तमाम 25 विपक्षी दल शामिल रहे। बहुजन समाज पार्टी ने अपने आप को इंडिया गठबंधन से अलग रखा है। क्या माना जाए, 2027 के चुनाव में बसपा अकेले फिर से चुनाव लड़ेगी? वही तो मैं बता रहा हूँ, इंडिया गठबंधन कोई मतलब नहीं है। पिछली बार भी 24 में जो गठबंधन बनाने वाले लोग थे, गठबंधन घूम घूम बनाया कौन था मालूम है? कौन बनाया था? कांग्रेस, नीतीश। वो कहाँ खड़े थे? बीजेपी में। जयंत, वो कहाँ खड़े थे? बीजेपी में। ममता, वो कहाँ खड़ी थी 24 में? गठबंधन के बाहर। उस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे ना? और हम लोग ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ते। हमारी नेता मान्य बहन जी की अपनी प्लानिंग है, अपनी रणनीति है और हम लोगों ने बिना किसी गठबंधन के 2007 में मान्य बहन जी ने अपनी रणनीति प्लानिंग के तहत काम करके सरकार बनाई है। कोई हम नई बात नहीं बताने जा रहे हैं और उसी फार्मूले पर 27 में भी बीएसपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर के दान पात्र से करोड़ों रुपए की चोरी की गई है, हेराफेरी की गई है। इसको लेकर पीएमओ ने भी अब मामले का संज्ञान लिया है, आप कैसे देखते हैं? इस बात को अखिलेश से पूछिएगा, क्योंकि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हमारे साथ मौजूद थे। कल बसपा कार्यालय में बड़ी बैठक की गई, जिसको लेकर तमाम पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं बूथ स्तर पर पार्टी को, संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ के हजरतगंज स्थित सहकारिता भवन में आयोजित प्रबुद्ध जन विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का सार्वजनिक जीवन
55 वर्षों से पूरी तरह बेदाग रहा है और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सम्मेलन के दौरान विकसित भारत के संकल्प, सुशासन और देश के विकास में मोदी सरकार की उपलब्धियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान पीयूष गोयल ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए निछावर कर दिया। 55 साल बेदाग समाज के लिए, राजनीति के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में, फिर गुजरात के मुख्यमंत्री और अब सबसे लंबे अवसर तक, सबसे लंबे समय बिना कोई ब्रेक के कंटिन्यूअसली लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज 4400 दिन पूरे किए। हम सबके लिए गर्व की बात है कि उनका कार्यकाल की पहचान विश्वास, विकास और जन कल्याण से बनती है। आज देश के ही सबसे लोकप्रिय नेता नहीं है, पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता। 32 देशों ने उन्होंने सबसे सर्वोच्च अपना सम्मान से उनको नवाजा है और दिन रात बिना छुट्टी लिए एक ही दृष्टिकोण, कैसे भारत के देशवासियों का कल्याण हो, कैसे भारत 2047 तक विकसित भारत बने, भारत के हर व्यक्ति को उनकी हर जरूरत, हर उम्मीद पूरी करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध रहे। इस एक मात्र ध्येय को लेकर दूरदर्शिता के साथ, एक नए विजन के साथ भारत के निर्माण के कार्य में जो प्रधानमंत्री जी लगे हैं, आज के दिन पूरा देश उनके साथ है, पूरे देश का आशीर्वाद उनके साथ है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनको अच्छे स्वास्थ्य दे, दीर्घायु दे, कि उनके नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों तक को प्राप्त करे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें, लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के यूपी में चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। ये चर्चा तब शुरू हुई जब पार्टी सांसद अरुण भारती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें सपा पर निशाना साधते हुए राजनीतिक संदेश दिया गया। पोस्टर के बाद विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। हालांकि पार्टी की ओर से यूपी चुनाव को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चिराग पासवान की संभावित सक्रियता को लेकर चर्चा और कयास लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। दरअसल 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ी हुई हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या चिराग की पार्टी भी चुनाव लड़ेगी? ये सवाल एक पोस्टर से शुरू हुआ। इस पोस्टर को देखिए। ये पोस्टर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सांसद अरुण भारती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है, गमछा हरा बिहार में, यूपी में है टोपी लाल। दलितों का लेकर वोट, ये दलितों को ही करे हलाल। अब इन कयासों पर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, सुनिए। चिराग पासवान जी के पिताजी बहुत बड़े नेता थे, दलितों की एक आवाज थे और कहते थे कि मौसम वैज्ञानिक थे। चिराग पासवान जी ने क्या किया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के एक तो अपनी विचारधारा के साथ समझौता किया, नंबर 1। नंबर 2, पूरा का पूरा वोट बैंक बेच आए हैं, नंबर 2। नंबर 3, अपनी ही पार्टी को तोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी की गायें बिगाएं बैठे रहे, नंबर 4। अपनी ही इज्जत गिरा के अपना कमरा और घर खाली करवाया गया, सामान रोड पे फेंक दिया गया, तब भी भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हैं। और यहाँ तक ये हालात हो गए कि अपने सगे चाचा से बैर करना पड़ा जिन्होंने पार्टी बनाई है। उसके बावजूद अपनी सारी शान और शौकत और इज्जत और पिता के द्वारा कमाई गई जो इज्जत वो आपने खाक पे रख दिया है। तो आप चाहे जहाँ जाइए, सभी लोगों को आना चाहिए, हमें कोई वो नहीं है। जनता के लिए जो काम करेगा वो आए। चिराग पासवान अगर आते हैं तो उनको शुभकामनाएं।
लेकिन देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि कौन उनके भले का इंडिया गठबंधन यहाँ पर एक निश्चित विजय प्राप्त करने जा रहा है और बड़ी विजय प्राप्त करने जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती पासी समुदाय के लोगों पर हुए अत्याचारों के बाद लगातार उनके घर जाकर परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि इन तमाम मुलाकातों के बाद उनका आरोप समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों पर है। सवाल यही है कि क्या यूपी के एनडीए गठबंधन में चिराग को जगह मिलेगी या वो अलग से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कुशीनगर के चिनौती तटबंध पर करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे बाढ़ सुरक्षा कार्य मॉनसून से पहले ही अधूरे पड़े हैं। स्थानीय लोग ठेकेदारों और विभागीय लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, जबकि बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या समय रहते सुरक्षा कार्य पूरे हो पाएंगे या फिर लोगों को अधूरे इंतजामों के भरोसे बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल सभी की निगाहें बाढ़ खंड और कार्यदायी संस्था की तैयारियों पर टिकी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने भी नदी के तटबंध थे उनको मरम्मत करने का कार्य बड़ा शीघ्र और बड़ा इसको प्राथमिकता के रूप में कार्य को शुरू कराया, लेकिन कुछ विभागीय अधिकारियों की लापरवाही कहें या ठेकेदारों की लापरवाही कि अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। और जैसा कि 15 जून आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से समय सीमा समाप्त होने वाली है और नदी में पानी भी आ रहा है। उसको देखकर तो लग रहा है कि कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा और निश्चित रूप से ये अधिकारियों की लापरवाही भी मैं कहूँगा और ठेकेदारों की मनमानी भी मैं कहूँगा। खबर मथुरा से है, जहां 2023 के चर्चित गायत्री तपोभूमि मर्डर केस में अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है। सरकारी वकील शिवराम तरकर के अनुसार मथुरा की अदालत ने आरोपी प्यारे लाल को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये मामला वर्ष 2023 का है, जब गायत्री तपोभूमि में रामायण पाठ के दौरान एक श्रद्धालु की हत्या कर दी गई। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फिलहाल इस फैसले को पीड़ित पक्ष के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये वर्ष 2023 का ये घटना थी। 29/3/2023 को गायत्री तपोभूमि पर एक श्रद्धालु थे। श्रद्धालु अतुल गौड़ नाम के व्यक्ति थे। वहां पर रामायण का पाठ चल रहा था, तो श्रद्धालु जो थे अतुल गौड़, वो वहां पर दंडौत होकर के प्रणाम कर रहे थे। तो मुलजिम प्यारे लाल था, इसने उसके ऊपर जो सब्जी का जो पलटा होता है उससे वार किए थे, जिससे अतुल गौड़ बुरी तरह से घायल हो गए थे। घायल हो जाने के बाद में वहां पर तुरंत लोगों ने जहाँ उपस्थित थे उनको तुरंत ही गायत्री तपोभूमि की जो थी एम्बुलेंस, उससे हॉस्पिटल भर्ती किया गया और उसका हॉस्पिटल में उसको मृत्यु घोषित कर दिया गया था। और मुलजिम को वहाँ मौके पर ही जो लोग थे उपस्थित, वो वहाँ मौके पर ही पकड़ लिया था और जो पलटा था वो भी घटनास्थल से पुलिस ने बरामद किया था। उसके बाद में उसका विवेचना के उपरांत इसमें चार्जशीट माननीय न्यायालय प्रेषित की। माननीय जिला जज साहब में इसका ट्रायल हुआ। माननीय जिला जज श्री विकास कुमार जी के द्वारा इसमें विचारण के दौरान जो तथ्य पाए गए उसी आधार पर अभियुक्त प्यारे लाल की आजीवन सजा तथा 20,000 के अर्जन से दंडित किया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मेरठ से है, जहां टीपी नगर थाना पुलिस ने ईएनए स्प्रिट चोरी के बड़े मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 200 लीटर स्प्रिट और एक महिंद्रा पिकअप बरामद की है। जांच में पता चला कि टैंकर चालक और स्कॉट ने अपने साथियों के साथ मिलकर 30,000 लीटर स्प्रिट से भरे टैंकर रास्ते में स्प्रिट चोरी की थी। आरोपियों की योजना चोरी की गई स्प्रिट को ऊंचे दामों में बेचने की थी। फिलहाल मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।
तो 200 लीटर स्प्रिट के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें इस मामले में 2 और आरोपी जो है वो फरार चल रहे हैं, जिनको लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। तो मेरठ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, स्प्रिट चोरी करने वाले आरोपियों का खुलासा करते हुए इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें ये आरोपी स्प्रिट को ऊंचे दामों में बेचने की फिराक में थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा 2 अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास ने केजीएमयू और एसजीपीजीआई से जुड़े कथित धर्म परिवर्तन के मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इस मुद्दे समेत कई सामाजिक, धार्मिक और समसामयिक विषयों पर अपने विचार रखे। यासूब अब्बास ने विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। कि अगर से कोई गवर्नर साहिबा कदम उठाती हैं अपने प्रदेश को, इतना बड़ा सूबा है उसको देखते हुए, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई हर्ज की बात नहीं है। और जिस तरीके से ये धर्मांतरण का सेंटर बनने की बात हो रही है, क्योंकि धर्मांतरण के मामले पूरी तरीके से सामने आ रहे हैं और जाहिर बात है कि ज़बरदस्ती जबरन किसी का धर्म, किसी का मजहब तब्दील कराया जाए, इसको कोई धर्म, कोई मजहब नहीं कहता। और इस्लाम ये कहता है कि ला इकराहा फिद दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। जहाँ जबरदस्ती होगी, जबर होगा, वहाँ मजहब नहीं होगा। जहाँ जबर नहीं होगा, जबरदस्ती नहीं होगी, वहाँ मजहब होगा। लिहाजा अच्छी चीज़ है, क्योंकि धर्मांतरण के मामले सुनने में आ रहे हैं और जाहिर बात है कि इधर ये मामला बहुत तेजी से जोर पकड़ रहा है। लिहाजा इसके ऊपर जो भी एक्शन लिया जाए, जो भी कदम उठाया जाए, कोई हर्ज की बात। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गाजियाबाद से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस कमिश्नरेट का ऑपरेशन क्लीन अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में अपराधियों, हिस्ट्री शीटरों और संदिग्ध व्यक्तियों के सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आपको बता दें अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने कई लोगों का सत्यापन किया और उनकी गतिविधियों की जांच की। साथ ही कानून व्यवस्था रखने और किसी भी आपराधिक गतिविधि से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई है। गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि अपराध नियंत्रण और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऑपरेशन क्लीन के तहत ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। मथुरा में सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में फायर विभाग की टीम ने होटल और गेस्ट हाउसों में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान फायर सेफ्टी उपकरणों, आपातकालीन निकास मार्गों और फायर एनओसी की गहन जांच की गई। कई स्थानों पर सुरक्षा मानकों में कमी भी पाई गई, जिस पर संबंधित संचालकों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। सिटी मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि जन सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने होटल और गेस्ट हाउस संचालकों को सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि लोगों की जान माल की सुरक्षा से जुड़ा अहम कदम है। अधिकारियों के अनुसार भविष्य में ऐसे भी अभियान लगातार जाएंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। इस कार्रवाई से शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की गंभीरता साफ नजर आई। मथुरा एक पर्यटक नगरी है, जहां बाहर से बहुत सारे श्रद्धालु और पर्यटक नियमित रूप से आते हैं। तो यहाँ पे होटल, धर्मशालाएं और आश्रम जहाँ जहाँ पर्यटक रुकते हैं, उसमें यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत क्या इंतजाम किए गए हैं, उसके संबंध में आज जांच की गई है। सीएफओ साहब हैं, पर्यटन टीम, इसमें सभी संबंधित विभागों की एनओसी के संबंध में और सुरक्षा के क्या मानक अपनाए गए उसके संबंध में आज जाँच की गई। क्या क्या अभी तक पाया है? नहीं, देखिए अभी तक 10 से 12 होटलों का हमने निरीक्षण किया है। बहुत सारे ऐसे होटल पाए गए हैं जिसमें फायर की एनओसी नहीं है।
सराय एक्ट के कई सारे में पंजीकरण नहीं पाए गए हैं। साथ ही साथ अन्य विभागों से भी एनओसी नहीं पाया गया है। कई सारे ऐसे बेसमेंट में अनधिकृत निर्माण किया गया है जिसकी वजह से यात्रियों के लिए सुरक्षा के दृष्टिगत दिक्कतें पैदा हो सकती है। तो इसलिए ऐसे सभी होटलों को नोटिस जारी किया जा रहा है जिसमें ज़्यादा समस्याएं उनको बंद कराने हेतु भी पर्यटन विभाग को कहा गया है कि 2 दिनों में उनको समय दिया गया है कि 2-3 होटल ऐसे पाए गए हैं जो सुरक्षा के दृष्टिगत बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं, उनको बंद भी हम करा रहे हैं और आगे ऐसे निरीक्षण जारी रहेगा। ऐसे बिल्कुल होटल जो पाए जाएंगे जो सुरक्षा के दृष्टिगत उपयुक्त नहीं है, उनमें प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।